नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक। स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान, फिट इंडिया की भी करेंगे समीक्षा। संबंधित विभागों के अधिकारी रहेंगे मौजूद। लोकसभा में आज पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन विधेयक। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, सरकार ने विपक्ष के सुझावों को नकारा। बिल का हरिद्वार के संतों ने किया स्वागत। बीजेपी नेताओं को सीएम धामी का तोहफा, सरकार ने की दायित्वों की पहली सूची जारी। 20 पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। प्रदेश के नाम बदलने को लेकर गरमाई सियासत। हरिद्वार के साधु संतों ने किया फैसले का स्वागत। मंगलोर विधायक बोले, नाकामयाबी को छिपा रही सरकार। पुलिस और गोद तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 15,000 के नामी तस्कर को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर पर पुलिस से 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज। हरियाणा में भी बांटे। और अब खबरें विस्तार से। सीएम धामी आज देहरादून में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की प्रथम बैठक लेंगे। साथ ही दोपहर में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान की भी समीक्षा करेंगे। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। में संगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की प्रथम बैठक लेने वाले हैं और साथ ही दोपहर में वो स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान की भी समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने दायित्वों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा के 20 पदाधिकारियों को विभिन्न परिषद, आयोग व समितियों में दायित्व दिया गया है। लंबे समय से दायित्वों को लेकर सरकार पर दबाव था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्व देकर दबाव कम कर दिया है। वहीं उत्तराखंड में दर्जाधारी दायित्वधारियों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी। कई वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को सौंपे गए हैं दायित्व। पार्टी हाईकमान और मुख्यमंत्री के बीच कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार सूची हुई जारी। सीएम धामी द्वारा जनहित में विभिन्न महानुभावों को विभागीय दायित्व सौंपे गए हैं। हरक सिंह नेगी, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद। सुश्री ऐश्वर्या रावत, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग। गंगा बिष्ट, उपाध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद। श्याम अग्रवाल, उपाध्यक्ष उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद। शांति मेहरा, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद। भगवत प्रसाद मकवाना, उपाध्यक्ष उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग। हेमराज बिष्ट, उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद। रामचंद्र गौड़, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद। पूरन चंद नेनवाल, उपाध्यक्ष प्रवासी उत्तराखंड परिषद। राम सुंदर नोटियाल, उपाध्यक्ष भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण। सायरा बानो, उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य महिला आयोग। रेणु अधिकारी,
अध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद सुश्री रजनी रावत, उपाध्यक्ष समाज कल्याण योजना अनुश्रवण समिति ओम प्रकाश जगदगिनी, उपाध्यक्ष उत्तराखंड पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद भूपेश उपाध्याय। वहीं कुलदीप कुमार, अध्यक्ष उत्तराखंड वन पंचायत सलाहकार परिषद, ऋषि कंडवाल, उपाध्यक्ष सिंचाई सलाहकार समिति, वीरेंद्र दत्त सेमवाल, उपाध्यक्ष उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, अजय कोठियाल, अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति, श्याम नारायण पांडे, उपाध्यक्ष उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, उत्तराखंड में दर्जाधारी और दायित्वधारियों को बहुप्रतीक्षित सूची को जारी कर दिया गया है। कई वरिष्ठ नेता पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में लगातार भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार, क्योंकि उत्तराखंड के मुखिया के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने बकायदा 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है और तमाम कार्यकर्ताओं की ये इच्छा थी कि जल्द से जल्द उनको सरकार में एडजस्ट होने का मौका मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मुहाने पर खड़ी होती है तो तमाम कार्यकर्ता वरिष्ठता के आधार पर अपने जो वादे उनके साथ राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की ओर से किए जाते हैं उसके मुताबिक वो टिकट की मांग करते हैं, और जब टिकट नहीं मिल पाता है, टिकट केवल एक कैंडिडेट को मिलता है और एक कैंडिडेट की जगह 3-3, 4-4 दावेदार हो जाते हैं। उन दावेदारों की मौजूदा ग्राउंड स्थिति देख करके रियलिटी चेक करने के बाद प्रदेश नेतृत्व उनसे कोई वादा करता है और उसी वादे के रूप में उन्हें सौगात के रूप में जब सत्ता में काबिज पार्टी हो जाती है, सरकार बना लेती है, तो दायित्व से नवाजा जाता है। इसी कड़ी में 20 ऐसे नाम भारतीय जनता पार्टी के हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं। कुछ नए हैं जो कि पहली मर्तबा पार्टी में आए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ न कुछ अपने साथ भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज की है, या फिर उन्होंने जो भटकाव की सुर थे उसको शांत करते हुए डैमेज कंट्रोल के दायरे में आकर के उस आश्वासन के साथ खड़े होकर के पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। उसी का कारण है कि 20 सूची में ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो विधायकी की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने पार्टी द्वारा प्रत्याशी जिसको उतारा गया मैदान में उसको समर्थन दिया और उसको जिताने का काम किया। यही कारण है कि 20 ऐसे लोगों को दायित्वधारी की जो सूची है उसमें नाम मिला है। इसमें चाहे वो कर्नल अजय कोठियाल की बात कर रहे हैं, जिसको पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। ऐश्वर्या रावत की बात कर रहे हैं, वो खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, लिहाजा उनको बकायदा केदारनाथ सीट से ये तोहफा दिया गया है कि उनको राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद से नवाजा गया है। और ऐसे कई बहुत सारे नाम है, कुलदीप कुमार हो गए या जमदाग्नि हो गए, ऐसे 20 ऐसे नाम हैं जो लगातार संगठन के लिहाज से पार्टी को मजबूत करने का काम करते आए हैं। और अब सरकार ने, क्योंकि दायित्वों में काफी स्थान खाली है, जिसमें सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल का परिचय देते हुए एक ऐसी सूची जारी की गई है जिसमें कोई विवाद न हो, कोई किसी का विरोध न हो, और सरकार और भी कार्यकर्ताओं को आगे एडजस्टमेंट करेगी, क्योंकि कुछ विधायकों को भी एडजस्टमेंट किया जाएगा, उन विधायकों को दोहरी जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी कैबिनेट का विस्तार होना है, उसमें भी जिम्मेदारी मिलेगी, और संगठन में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरीके की सूचियां जारी की जाती हैं, इस तरीके के दायित्व बांटे जाते हैं, ताकि आगामी जो चुनाव होंगे, चाहे वो त्रिस्तरीय चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, आगामी फिर 29 के लोकसभा चुनाव हो, उनमें पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता ग्राउंड पर उतर करके मजबूती से काम करते हैं और अपनी पार्टी को फिर से सत्ता में काबिज करने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। यही कारण है कि धामी ने जिस तरीके से ये सूची को जारी किया है, उससे ये पता लगता है कि सभी का समावेश, चाहे वो गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, मैदानी इलाका हो, पहाड़ का इलाका हो, हर जाति, हर समीकरण को साधने का प्रयास किया गया है। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी की लहर है कि 20 कार्यकर्ताओं को दायित्वधारी बनने का मौका मिला है, और अगली जब सूची आएगी तो उसमें ऐसे बहुत सारे नाम फिर देखने को मिल सकते हैं। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता व धामी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विश्वास डावर ने धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को उत्तराखंड के लिए बेहद सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकास काफी तेजी के साथ हो रहा है।
प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इसके अलावा सरकार पर जो कर्ज का बोझ है उसे कम किया जा रहा है। समय पर किस्त और ब्याज दोनों अदा की जा रहे हैं। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह उनका निजी बयान हो सकता है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हिमालय राज्यों में खासतौर पर इस क्षेत्र के जो हैं उनमें जो हमारी ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा है। और एक सबसे अच्छी जो बात है, किसी भी राज्य की जो आर्थिकी की जो स्थिति है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर पा रहा है। अगर राज्य जो सारा पैसा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चल जाता है, तनख्वाहों में चला जाता है, ब्याज में चला जाता है। अब पहली बार ऐसा है कि हम जो हमारे ऋण हैं जो उसकी जो किस्त जानी है असल की वो भी जा रही है और ब्याज भी बिल्कुल ठीक टाइम पे जा रही है। हमने एक बार भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया कहीं। बाकी राज्यों की क्या हालत है, वो बार बार समय मांग रहे हैं कि जी हम ब्याज ही नहीं दे पा रहे। हम तो ब्याज के साथ असल भी दे रहे हैं और उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर करके वो भी बढ़ा रहे हैं आगे। जो अपने ढांचागत जो हमारे जो है उनको भी बढ़ा रहे हैं। हर चीज़ हम बढ़ा। फिर उसके अलावा हमने सरकारी नौकरियां भी 20,000 दी, बिल्कुल पारदर्शी दी, कोई हल्ला नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं हुई किसी को। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से सदन में चर्चा के लिए पेश करेंगे। इसको लेकर देश भर में सियासत जारी है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत का बिल पर बयान सामने आया। कहा कि सरकार ने विपक्ष के सुझावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जिन लोगों के लिए विधेयक लाया जा रहा है वे और अन्य हितधारक असंतुष्ट हैं और इस पर गंभीर चिंता जता रहे हैं। सरकार ने किसी भी विरोधी विचार के प्रति अपनी आंखें मूंद ली हैं और केवल अपने संख्यात्मक बल को हितधारकों पर थोप रही है। वक्फ बिल का हरिद्वार के संत समाज ने प्रदर्शन किया है। हाँ, सुधार आप लाना चाहते हैं, जिसके हित में सुधार लाना चाहते हैं, वो सारे स्टेक होल्डर नाराज हैं। वो कई सवाल उठा रहे और निरंतर बैठ करके अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। जो भी लोकतंत्र के अंदर तरीका है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मगर आपने जेपीसी में विपक्ष के सुझावों को सुना ही नहीं, उनको अनदेखा कर दिया। तो आप केवल अपने संख्या बल से थोप रहे हैं एक स्टेक होल्डर्स के ऊपर। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में जिला हरिद्वार के कई गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी को लेकर मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने नामों को बदलने के पीछे कहा कि सरकार अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए गांव के नाम बदलकर जनता को बहलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के मामले में पूरी तरह से पिछड़ी हुई है और कई गरीब बेरोजगारी के मुद्दों से भटका कर यहाँ की जनता नाम बदलने के नाम पर खुश करने की नाकामयाब कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजे के नीति पर चल रही है। इनकी सीधी सी नीति है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौकरी, किसानों की समस्या, गन्ने का कीमत, किसान की समस्या, इन सब विषयों पर चर्चा ना हो। और जब कभी भी सरकार के विपरीत कोई बात आती है, जैसे कि अभी ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी के विषय में लेकर वह मामला आया, तो उन्होंने मदरसों पर कार्रवाई शुरू कर दी। फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरिद्वार ने खनन को लेकर हरिद्वार में, उधम सिंह नगर, देहरादून के जिलों में खनन पर लोकसभा में उंगली उठाई। तो उन्होंने कहा ये मत सुनो, ये सुनो, देखो मैं नाम बदल रहा हूँ। देहरादून में मियाँ वाला है, उसका नाम बदल दिया। और मंगलौर विधानसभा सर्किल में मोहम्मदपुर जट है, उसका नाम मोहनपुर कर दिया। हम तो मोहनपुर पुकार लेंगे। मकसद सिर्फ उनका है, ये दिमाग भटकाने, ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं।
वहीं हरिद्वार में साधुओं ने उत्तराखंड सरकार के राज्य के 4 जिलों में 15 जगहों के नाम बदलने के कदम का स्वागत किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम फैसला करते हुए मंगलवार को हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में स्थित 15 अलग अलग जगहों के नाम बदलने की घोषणा की। हरिद्वार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि इतिहास में जो भूले हुई हैं उसे सुधारने का काम सीएम धामी ने किया है। इतिहास में जो भूलें हुई हैं उसको सुधारने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और जो भी इस प्रकार के नामांतरण हो रहे हैं, अगर कहीं न कहीं वो चीजें पहले से उस नाम से दर्ज थी तो एक स्वागत योग्य कदम है। बहुत अच्छा निर्णय है। यहाँ का हरिद्वार ही नहीं अपितु पूरा हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी इस उनके निर्णय से अभिभूत हैं। इस प्रकार का सकारात्मक राजनीति इस देश के हर राजनेता को और हर राजनीतिक दल को करनी चाहिए। देखिए, ये नाम परिवर्तन नहीं है, ये पूर्व में जो नाम पूर्व शासकों के द्वारा, मुगल आक्रांताओं के द्वारा परिवर्तित कर दिए गए थे, उन्हें सही किया गया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं, क्योंकि नाम, किसी भी स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, उसकी मूल पहचान होती है। ये वास्तव में गुलामी के चिन्ह थे। इन चिन्हों को राज्य सरकार अगर समाप्त कर रही है तो ये बहुत अच्छी पहल है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के बाद उदय रावत पहली बार प्रतापनगर 5वें धाम के नाम से प्रसिद्ध सेम नागराजा मंदिर पहुंचे। उदय रावत का लमगांव से लेकर के सेम मुखेम तक जगह जगह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भगवान सेम नागराजा पे मेरी अटूट आस्था है और मेरे मन में था कि इस घोषणा के बाद मैं सबसे पहले सेम नागराजा के दर्शन करूं और आज वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा की बात है, मेरे संज्ञान में आज ही ये विषय आया है और मैं कोशिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर जो भी यहाँ की जो घोषणा हुई है उसके बारे में मैं उस पर पूरा प्रयास करूंगा। कांटों का ताज मैं नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसका एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर, शक्ति केंद्र से लेकर, मंडल से लेकर और जिले तक वो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है और मुझे विश्वास है उन सभी कार्यकर्ताओं के बदौलत हम आगे जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा उस पर हम खरे उतरेंगे। प्रदेश में लागू समान नागरिक संहिता कानून की वैधानिकता और प्रावधानों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा। मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इस निवेदन को स्वीकार कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिन के बाद करेगा। हाईकोर्ट में यूसीसी को चुनौती देने वाली आधा दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। लेक ब्रिज चुंगी डीएसए मेट्रोपोल कार पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने नगर पालिका को शुल्क वसूली का विस्तृत प्लान पेश करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ अगली सुनवाई 3 अप्रैल को करेगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह खुद एक दिन नगर की पार्किंग यातायात व्यवस्था व चुंगी पर वसूली का जायजा लेंगे। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला आबकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी के साथ ही 2 अन्य कर्मचारी कार्यालय से नदारद मिले, जिस पर जिलाधिकारी ने आबकारी अधिकारी के साथ ही अन्य कर्मचारी के 1 दिन का वेतन काटने और आबकारी अधिकारी के सर्विस ब्रेक करने और अन्य कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि चमोली में नए वित्तीय वर्ष में अंग्रेजी शराब की दुकानों का व्यवस्थापन किया जाना है,
जिसके लिए मंगलवार को आबकारी अधिकारी को बुलाया गया था, लेकिन आदेशों के बावजूद आबकारी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। को मॉर्निंग में बुलाया गया था ऑफिस में, जो उपस्थित नहीं आए। तो उसके बाद उनके ऑफिस स्टाफ को भी बुलाया गया, तो स्टाफ भी नहीं आया। तो आज शाम को 3:30 बजे निरीक्षण किया गया एक्साइज ऑफिस का, तो वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। तो सभी का वेतन रोका गया है और अनुपस्थित मानते हुए सर्विस में ब्रेक दी जाएगी और हायर अथॉरिटीज़ को भी लिखा जाएगा इनके खिलाफ कार्यवाही के लिए, क्योंकि अभी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन की कार्यवाही गतिमान है। ऐसे में किसी का भी कार्यालय में उपस्थित न होना चिंताजनक है। रामनगर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कोतवाली पुलिस द्वारा कई बार अभियान चलाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई वाहन चालक और वाहन स्वामी प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती दे रहे हैं, जिसको लेकर मंगलवार को रामनगर सीओ सुमित पांडे, कोतवाल अरुण कुमार सैनी और वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाते हुए खुद मोर्चा संभाल लिया। कोसी बैराज पर सीओ सुमित पांडे मौजूद रहे। देखिए, यातायात व्यवस्था के लिए जगह पे हमने हमारी ट्रैफिक पुलिस हो गई, थाने की पुलिस हो गई, हमारी पिकेट ड्यूटीज़ हो गई, सबको लगा रखा है और लगातार निरंतर जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो यातायात को ट्रैफिक को रेगुलेट कर रही हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक ड्यूटीज़ के अलावा भी चालानी कार्रवाई भी करने के हमने आदेश किए हुए हैं सबको। जगह जगह पे चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। विदाउट हेलमेट मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जितने भी रामनगर में घूमने आ रहे हैं और यहाँ के लोकल्स भी हैं, देखिए एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए हमें लगातार हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और आप डबल राइडिंग है उससे ज़्यादा राइडिंग सवारियाँ ना करें। ट्रिपल राइडिंग के लिए गाड़ी नहीं बनी होती है। डबल राइडिंग से ज़्यादा मत करिए और जो भी हैं उसमें हेलमेट पहन के रखिए। अपने गाड़ी के कागज़ हमेशा पुख्ता रखिए। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। वहीं कुट्टू का आटा खाने से लोगों के बीमार पड़ने की घटना के बाद पुलिस ने कुट्टू के पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसा। देहरादून एसएसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने सहारनपुर के सावुत कुट्टू मुख्य सप्लायर 2 भाइयों और विकास नगर के स्टोकिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि सहारनपुर के एक कारोबारी से सावुत कुट्टू विकास नगर का कारोबारी खरीदता था। इसके बाद सहारनपुर के ही चक्की में पिसवाकर उसे पूरे देहरादून जिले में सप्लाई करता था। इसका मुख्य गोदाम भी मेहूवाला में है, जिसे प्रशासन ने सील कर दिया। चक्की का मालिक अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। प्रातः विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली अस्पतालों से, खासकर जो हमारा सरकारी 2 अस्पताल हैं, कि बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत करते हैं जो वहाँ पीड़ित से पहुँचे हैं, जिनको वोमिटिंग, दर्द, पेट में दर्द है। इस आधार पर जब पुलिस ने समस्त लोगों से जानकारी प्रारंभ की तो पता चला कि इनके द्वारा व्रत के दौरान कुट्टू के आटे का सेवन किया गया था और जिनके द्वारा घर में सेवन किया गया उनकी तबीयत इस तरह से खराब हुई है। इसको देखते हुए पुलिस ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और इसमें जो इन्फॉर्मेशन पहले मिली, जो हमारे पीड़ित जो एडमिट थे, उनसे जहाँ का पता चला कि उनके द्वारा किस दुकान से आटे खरीदे गए, इसका सेवन किया गया, उसके आधार पर तत्काल टीमें बनाई गई, जिससे कि आगे भी इस तरह का आटे का प्रयोग ना हो, ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट ना हो। समस्त पूछताछ के आधार पर यह पता चला कि विकास नगर में एक ट्रेडर हैं जो यहाँ पर डीलर के रूप में काम करते हैं कुट्टू के आटे का, और जो सहारनपुर के माध्यम से वहाँ से मंगाते हैं। इस समस्त सूचना के आधार पर टीम सहारनपुर में पहुँची और वहाँ पर जो मेन गोदाम था, वहाँ का जो डीलर था जिनके माध्यम सप्लाई किया गया था, समस्त माल को वहाँ पर जब्त किया गया और इसमें टोटल 3 लोग की गिरफ्तारी। जो एलिज्ड कंटेमिनेशन से जो बकवीट के कंजम्पशन से कुछ केसेस सामने आए थे, तो उसमें ऑनरेबल सीएम की डायरेक्शंस पर त्वरित प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे और उसमें पुलिस की तरफ से एक्शन एक्सपीडिएट किया गया है। जो हमारा कंटेमिनेटेड स्टॉक था उसको सीज भी किया गया है और जो रिटेलर्स और वेयर हाउसेस थे उनको सील कर दिया गया है। देहरादून में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 15,000 के नामी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में गो तस्कर के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि आरोपी 1.5 दर्जन मुकदमे और विकास नगर गोकशी केस में वांछित था और हरियाणा और कुरुक्षेत्र से भी वांटेड है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर।
सीएम धामी की अध्यक्षता में संगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक। स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान फिट इंडिया की भी करेंगे समीक्षा। संबंधित विभागों के अधिकारी रहेंगे मौजूद।